कार जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 90 प्रश्न जो बिहार नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा, बीपीएससी TRE 3 टीचर परीक्षा और बिहार के एस्टेट और सीटेट के लिए बेहद ही उपयोगी है, व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? नेशनल इनकम का। ए BKR राव, BRC दत्त, CDR गाडगिल, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम का आकलन किया। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी भारत सरकार का वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर है बी भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ए 1951 से 52, बी 1956-57, सी 1961-62, डी 1966-67। तो इसका सही उत्तर है ए 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ए चौथी, बी छठी, सी 5वीं, डी 8वीं। तो इसका सही उत्तर है बी छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? ए 2004, बी 2003, सी 2002, डी 2005। तो इसका सही उत्तर है ए 2004 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ए जयपुर में, मुंबई में, सी नई दिल्ली में, डी सूरत में। तो इसका सही उत्तर है डी सूरत में जो है भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए NK सिंह, बी बसंत सेठ, सी मनमोहन सिंह, डी शिव शंकर। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और 15वें वित्त आयोग की ही सिफारिश वर्तमान में चल रही है। प्रश्न संख्या 8 है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी नीति आयोग के अध्यक्ष, डी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय वित्त मंत्री जो है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? ए नवंबर 2012 में, बी सितंबर 2014 में, सी जनवरी 2014 में, डी सितंबर 2016 में। तो इसका सही उत्तर है बी सितंबर 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ए रक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर, सी इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, डी इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो इसका सही उत्तर है ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का पूर्ण रूप है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? ए क्रेडिट क्रिएशन, बी बैकवर्डेशन, सी एमोर्टाइजेशन, डी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका सही उत्तर है सी एमोर्टाइजेशन जो है वो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? ए चालू खाता, बी आवर्ती जमा खाता, सी पेंशन खाता, डी बचत खाता। तो इसका सही उत्तर है ए
चालू खाता, जिसको कि हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, इस पर जो है खातेधारी को कोई भी जो है वो इंटरेस्ट बैंक नहीं देती है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? ए HDFC, बी ICICI, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को ही जो है ये अधिकार दिया गया था चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जारी करने का। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में SWIFT का पूर्ण रूप क्या है? ए सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 16 है, भारत सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई है? ए मालेगांव समिति, बी पनीर सेल्वम समिति, सी मंडल समिति, डी श्री कृष्ण समिति। तो इसका सही उत्तर है बी पनीर सेल्वम समिति की नियुक्ति की गई थी NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए। प्रश्न संख्या 17 है, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? ए पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार प्रतियोगिता, सी अल्पाधिकार, डी एकाधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी अल्पाधिकार कहा जाता है जब कुछ फर्म का बाजार के संरचना पर प्रभाव होता है, और जब एक ही फर्म का बाजार पर पूर्ण प्रभाव होता है तो उसको एकाधिकार यानी मोनोपोली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? ए कभी प्रत्यक्ष और कभी व्युत्क्रम संबंध होता है, बी प्रत्यक्ष संबंध होता है, सी मांग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी व्युत्क्रम संबंध होता है। इसका सही उत्तर है बी प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि आय और मांग के बीच में जो है वो प्रत्यक्ष संबंध है। अगर आय बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी, आय कमेगी तो मांग में कमी आएगी। प्रश्न संख्या 19 है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? ए डेविड रिकार्डो, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी पॉल क्रूगमैन, डी गैरी बेकर। तो इसका सही उत्तर है ए डेविड रिकार्डो ने 1817 ईस्वी में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को विकसित किया। प्रश्न संख्या 20 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। ए 6 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख, डी 8 लाख। तो इसका सही उत्तर है डी 8 लाख रुपया से कम जिनकी वार्षिक आमदनी है उनको सरकारी नौकरियों में 10% EWS के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। 21 है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? ए 50 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 40 वर्ष की न्यूनतम उम्र जो है अधिकतम उम्र जो है अटल पेंशन योजना में है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रही है? ए LIC ऑफ इंडिया, बी डाकघर, सी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए LIC ऑफ इंडिया यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संचालित कर रही है। प्रश्न संख्या 23 है, पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO डैश का संक्षिप्त नाम है? ए फर्स्ट पब्लिक ऑफर, बी फर्स्ट पोर्टफोलियो ऑपरेशन, सी फ्री पब्लिक ऑफर, डी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसका सही उत्तर है डी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO का फुल फॉर्म है। 24 है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? ए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी FATF, सी AIIB, डी IMF। तो इसका सही उत्तर है बी FATF जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से के विखंडता से संबंधित संस्था है। प्रश्न संख्या 25 है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन है? NPCI ए नेट पेमेंट कंपनी INC, बी नॉन कैश पेमेंट्स कोऑपरेटिव INC, सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी नॉन कैश पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है
NPCI का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 26 है, नीति आयोग NITI आयोग के संदर्भ में NIT में टी का क्या अर्थ है? ए ट्रेनिंग, बी ट्रेवलिंग, सी ट्रांसफरिंग, डी ट्रांसफॉर्मिंग। इसका सही उत्तर है डी ट्रांसफॉर्मिंग। NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद में जो है IRDA का मुख्यालय है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर का जो है वो रेगुलेटरी है, नियामक संस्था है। 28 है, निम्नलिखित में से किसे पिगोबियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए कार्बन टैक्स, बी दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर, सी आयकर, डी निगमित कर। तो इसका सही उत्तर है ए कार्बन टैक्स, यानी कार्बन कर को जो है वो पिगोबियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया। ए वर्ष 1948, बी 1962, सी 1950, डी 1959। इसका सही उत्तर है ए 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति जारी की और उसी औद्योगिक नीति के द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता? ए इरडा, बी वित्त मंत्रालय, सी RBI, डी सेबी। इसका सही उत्तर है ए IRDA। ये जो है इंश्योरेंस से संबंधित है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। वित्त मंत्रालय, RBI और सेबी ये करते हैं। 31 है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? ए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर GDP, सी बाजार मूल्य पर निबल घरेलू उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर NDP। इसका सही उत्तर है ए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। प्रश्न संख्या 32 है, औसत उपभोग प्रवृत्ति डैश है? ए प्रति इकाई आय पर बचत, बी प्रति इकाई आय पर उपभोग, सी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर बचत में परिवर्तन, डी प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है बी प्रति इकाई आय पर उपभोग को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? ए भुगतान संतुलन, बी भुगतान घाटों का कुल संतुलन, सी निबल और दृश्य, डी व्यापार संतुलन। तो इसका सही उत्तर है डी व्यापार संतुलन। इसका सही उत्तर है ए भुगतान संतुलन। इसको पेमेंट ऑफ बैलेंस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, सब्सिडी का उद्देश्य है? ए उत्पादकता बढ़ाना, बी तकनीक को बढ़ावा देना, सी अवसंरचनात्मक विकास, 4 निर्यात को बढ़ावा देना, 5 किसानों का लाभ बढ़ाना। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 35 है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है? ए बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, बी उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, सी उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगाया जाने वाला कर, डी उत्पादकों की आय पर कर लगाना। तो इसका सही उत्तर है ए बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना को यथा मूल्य कर कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, लाभ मात्र अनुपात के इसमें सुधार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है? ए बिक्री कीमत में वृद्धि, बी बिक्री मिश्रण को बदलना, सी परिवर्तनशील लागत को कम करना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी प्रक्रिया को अपना करके लाभ मात्र अनुपात में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 37 है, GST किस तरह का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर,
सी वस्तु एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 38 है आयकर ए व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, बी व्यापार की मात्रा को घटाता है, सी इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बी व्यापार की मात्रा को घटाता है, क्योंकि आयकर से व्यक्तियों की आय में कमी आ जाती है जिससे कि व्यापार की मात्रा घट जाती है। प्रश्न संख्या 39 है निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नहीं है? ए बैंक नोट जारी करना, बी सरकार का बैंकर होना, सी सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना, डी वाणिज्यिक बैंक के नगद आरक्षित कोष का संरक्षण करना। तो इसका सही उत्तर है सी सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना। ये आरबीआई का काम नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। बाकी बैंक नोट जारी करना, सरकार का बैंकर होना, वाणिज्यिक बैंकों के नारक्षित नगद आरक्षित कोष का संरक्षण करना, ये सब आरबीआई का कार्य है। प्रश्न संख्या 40 है भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ए कृषि क्षेत्र का, बी उद्योग क्षेत्र का, सी सेवा क्षेत्र का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सेवा क्षेत्र, जिसको कि तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में इसी का भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न संख्या 41 है करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है? ए समेकित कोष में, बी आकस्मिक कोष में, सी सार्वजनिक लेखा में, डी निजी लेखा में। इसका सही उत्तर है ए समेकित कोष यानी भारत की संचित निधि में करों से जितना भी धन की प्राप्ति होती है वो समेकित कोष यानी संचित निधि में कंसोलिडेटेड फंड में जमा हो जाता है। प्रश्न संख्या 42 है किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज, धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया? ए 11वीं पंचवर्षीय, बी 12वीं पंचवर्षीय, सी 10वीं पंचवर्षीय, डी 9वीं पंचवर्षीय। तो इसका सही उत्तर है बी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज, धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। प्रश्न संख्या 43 है आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? ए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, बी जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, सी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से, डी उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किए जाते हैं? ए सेंट्रल बैंक द्वारा, बी एसबीआई द्वारा, सी आरबीआई द्वारा, डी बी और सी के द्वारा। इसका सही उत्तर है सी आरबीआई के द्वारा जो है केंद्रीय बैंकिंग का कार्य किया जाता है, इसलिए आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। 45 है भारत में आयकर है? ए प्रत्यक्ष और अनुपातिक, बी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, सी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, डी अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। इसका सही उत्तर है सी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर कहा जाता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इसमें जैसे जैसे व्यक्तियों की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। 46 है यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव होगा? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी यथावत रहेगा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बढ़ जाएगा। यदि आरबीआई जो है सीआरआर के रेट को कम कर देती है तो बैंकों का साख सृजन बढ़ जाएगा, और अगर आरबीआई सीआरआर के रेट को कम बढ़ा देती है तो बैंकों का साख सृजन कम हो जाएगा। 47 है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन सा संस्थान करता है? ए ISI, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी नबार्ड। तो इसका सही उत्तर है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ये भारत में राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करता है। प्रश्न संख्या 48 है गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है? ए बंदूकों का बाजार, बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सी सर्राफा बाजार, डी शुद्ध धातुओं का बाजार। तो इसका सही उत्तर है बी सरकारी प्रतिभूति का जो बाजार है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, उसी को हम लोग गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है इको मार्क प्रतीक संबंधित है? ये निर्यात वस्तु से, बी आयात वस्तु से, सी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, डी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो इसका सही उत्तर है डी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु को इको मार्क दिया जाता है, यानी इको मार्क जिस वस्तु पर लगा हुआ है वो इको फ्रेंडली वस्तु है। प्रश्न संख्या 50 है विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का उपलब्ध है? ए
IBRD और विश्व बैंक में, B IMF में, C इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में, D OECD में। तो इसका सही उत्तर है B IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। उन्हीं के मुद्रा का नाम है विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, वर्ष 1990 से भारत में मुद्रा पूर्ति की उच्च समृद्धि का मुख्य कारण रहा है। A करारोपण, B विदेशी ऋण, C RBI द्वारा सरकार को साख प्रदान करना, D बजटीय व्यय। इसका सही उत्तर है B विदेशी ऋण। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। A कॉरपोरेशन बैंक, B सहकारी बैंक, C क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, D नाबार्ड। इसका सही उत्तर है D नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 53 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। A सर एम विश्वेश्वरैया, B डॉक्टर KP ठाकुर, C KM मुंशी, D CB रमन। तो इसका सही उत्तर है A सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 54 नंबर प्रश्न है, भारत को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। A कृषि क्षेत्र, B उद्योग क्षेत्र, C सेवा क्षेत्र, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है C सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र से अभी GDP में सबसे बड़ा योगदान है। 55 है, एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान होता है। A घनात्मक, B ऋणात्मक, C शून्य, D अनंत। तो इसका सही उत्तर है B ऋणात्मक। एक सामान्य मांग वक्र जो होता है उसकी प्रवणता का मान ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। 56 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबद्ध किया जा सकता है। A मुद्रास्फीति की दर, B गरीबी सूचकांक, C आय और समानता, D व्यक्ति का आय। तो इसका सही उत्तर है C आय और समानता को मापने के लिए जो है गिनी गुणांक या गिनी अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। 57 है, किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्न में से किस एक की ओर संकेत करता है। A मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया, B अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर का निर्धारण, C अर्थव्यवस्था की उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण, D अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार निर्गत का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर है मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया। किसी भी मुक्त बाजार व्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमी वाले देश में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के दबावों की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है, निश्चित होती है। 58 है, सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबद्ध किया जा सकता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, B मौद्रिक नाममात्र GDP आकलन, C बचत दर का मापन, D मजदूरी प्रतिपूर्ति का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है A मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो है सूचीकरण इंडेक्सेशन का विधि इस्तेमाल किया जाता है। 59 है, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि A 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, B 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, C 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, D 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। तो इसका सही उत्तर है C 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, इसीलिए भारत में निर्भरता अनुपात कमी हो रही है। निर्भरता अनुपात जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है 14 वर्ष से कम उम्र के और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को कहा जाता है। इनको डिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। और जो कार्यशील जनसंख्या है वर्किंग पॉपुलेशन वो 15 वर्ष से 59 वर्ष के उम्र के लोगों को जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या भारत में डिपेंडेंट पॉपुलेशन से अधिक है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। A SDG 6, B SDG 7, C SDG 8, D SDG 9। इसका सही उत्तर है A SDG 6। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। A UNDP द्वारा, B IMF द्वारा, C यूनिसेफ द्वारा, D अंकटाड द्वारा। तो इसका सही उत्तर है A UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में
कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ए मनरेगा, बी ट्राइसेम, सी काम के बदले अनाज, डी कौशल विकास कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ए मनरेगा, जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये देश का इकलौता ऐसा रोजगार कार्यक्रम है जो गारंटी है, कानून है, अधिनियम है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी आय की विषमता। इसका सही उत्तर है डी, आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। 64 नंबर है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर, भी भू राजस्व कर, सी स्थानीय मेलों पर कर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, स्थानीय मेला पर जो टैक्स है वो ग्राम पंचायत लगाता है। प्रश्न संख्या 65 है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही उत्तर है डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य फोकस था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय वृद्धि पर था। 66 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी? ए तेंदुलकर समिति, बी सक्सेना समिति, सी लकड़ावाला समिति, डी हाशिम समिति। इसका सही उत्तर है डी, शहरी क्षेत्र में गरीबी की पहचान के लिए, BPL परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 67 है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बिक्री कर, बी आयकर, सी उत्पाद कर, डी सेवा कर। इसका सही उत्तर है बी, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर कोड में सम्मिलित है। इसके अलावा निगम कर भी प्रत्यक्ष कर में शामिल है। प्रश्न संख्या 68 है, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? ए गरीब किसानों को, बी धनाढ़ किसानों को, सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु धनाढ़ नहीं है, डी उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। इसका सही उत्तर है सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु धनाढ़ नहीं है, उन्हीं को बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है, बैल पूंजीपति। प्रश्न संख्या 69 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष क्या है? ए 2004, 2005, बी 2009, 2010, सी 2011, 2012, डी 2015, 2016। तो इसका सही उत्तर है सी, 2011, 2012 जो है वो अभी आधार वर्ष है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए बेसी है। प्रश्न संख्या 70 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है? ए राष्ट्रीय आय, बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी विदेशी अनुदान। तो इसका सही उत्तर है बी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर जो है वो IMF जो है देश की रैंकिंग तय करता है GDP के आधार पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 71 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका सही उत्तर है बी, 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के समय में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रश्न संख्या 72 है, नीति NITI आयोग का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, डी नेशनल इंस्पायर एंड ट्रेड इंस्टीट्यूशन। इसका सही उत्तर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूर्ण नाम है। प्रश्न संख्या 73 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी तथा प्रचंड बेरोजगारी, बी घर्षणात्मक बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, डी शिक्षित बेरोजगारी। इसका सही उत्तर है मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है भारत में। प्रश्न संख्या 74 है, नाबार्ड का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिचुअल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर आर्टिलरी एंड रिफ्यूजी डेवलपमेंट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 75 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस लिपि में अंकित किया गया है? ए देवनागरी एवं रोमन, बी देवनागरी एवं अरबी, सी देवनागरी एवं अमेरिकन, डी देवनागरी एवं ब्राह्मी। इसका सही उत्तर है ए, देवनागरी एवं रोमन में जो है वो भारत के रुपया का प्रतीक चिन्ह जो है वो बनाया गया है इस प्रकार से।
प्रश्न संख्या 76 है, किस मुद्रा को हॉट मुद्रा कहा जाता है? विदेशी मुद्रा, बी सुलभ मुद्रा, सी प्लास्टिक मुद्रा, डी बाय मुद्रा। तो इसका सही उत्तर है ए, जो है हॉट मुद्रा जो है वो सुलभ मुद्रा को कहा जाता है, जो बहुत आसानी से मौजूद रहता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है, जिसके पलायन की प्रवृत्ति अधिक होती है। 77 है, भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी प्रति व्यक्ति आय सूचकांक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। 78 है, भारतीय रिजर्व बैंक किस सूचकांक के आधार पर मौद्रिक नीति जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी प्रति व्यक्ति आय सूचकांक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी करती है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रश्न संख्या 79 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1970, बी 72, सी 75, डी 82। इसका सही उत्तर है सी, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 80 है, नरसिंघम समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी सुधार, बी स्वास्थ्य सुधार, सी बेरोजगारी सुधार, डी बैंकिंग सुधार। तो इसका सही उत्तर है डी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिंघम समिति का गठन किया गया था। 81 है, IFSC का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कोड, बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सी इंडियन फॉरेन सर्विस कोड, डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका सही उत्तर है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है वो IFC का पूर्ण नाम है। BHIM भीम का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? ए, भारत इंटरनेशनल फॉर मनी, बी भारत इंटरफेस फॉर मनी, सी भारत इंडियन फॉर मनी, डी भारत इंटरफेस फॉर मिंट। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये BHIM भीम का पूर्ण रूप है। 83 है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है बी, भारतीय स्टेट बैंक की जो है विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं, और 2 नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। प्रश्न संख्या 84 है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? ए SBI, बी ICICI, सी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, ICICI बैंक देश की पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई है, सूचीबद्ध हुई है। 85 है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना कब हुई थी? ए अप्रैल 2001, बी अप्रैल 2004, सी जून 2005, डी अप्रैल 2000। तो इसका सही उत्तर है डी, अप्रैल 2000 ईस्वी में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। 86 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए आयकर, बी निगम कर, सी उपहार कर, डी सेवा कर। तो इसका सही उत्तर है डी, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर, निगम कर, उपहार कर ये डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में है। 87 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2017, बी 1 जून 2017, सी 1 अप्रैल 2017, डी 1 मई 2017। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को शुरू किया गया। 88 है, भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1995-96, बी 1994-95, सी 1999-2000, डी 1996-97। तो इसका सही उत्तर है बी, 1994-95 में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को देश में पहली बार शुरू किया गया था। 89 है, भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि विभाजन, बी लोकपाल, सी वस्तु एवं सेवा कर GST, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। प्रश्न संख्या 90 है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय बजट को किस उपनाम से पुकारा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बी वित्तीय विवरण, सी वार्षिक वित्तीय विवरण, डी वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण। इसका सही उत्तर है सी, वित्तीय वार्षिक विवरण। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वित्तीय वार्षिक विवरण कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।